ज्योग्राफी के अंतर्गत जनसंख्या, आवास, पर्यावरण, इन सभी विषयों को कैसे तैयार किया जाए, इन सभी टॉपिकों को। तो इसके लिए देखिए, क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी में अगर हम देखें तो सबसे पहले क्लास 12 की एक एनसीईआरटी है। क्लास 12 में दो एनसीईआरटी चलती हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की। उसमें से एक एनसीईआरटी यानी दूसरी वाली है, उसका चैप्टर 1 देखेंगे तो उसका चैप्टर 1 में दिया हुआ है जनसंख्या, जब वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन के बारे में। यानी अगर हम इस टॉपिक को पढ़ लेंगे, पहले टॉपिक को, तो हमें इनके बारे में जो ये विषय दी है, जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन, इनके बारे में हमको एक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन चूंकि इसमें बहुत विस्तृत ढंग से जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए जनसंख्या से जुड़ा हुआ एक टॉपिक और है। क्लास 9th में आप देखेंगे चैप्टर नंबर 6, क्लास 9th की ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 6, उसमें जनसंख्या, केवल जनसंख्या टॉपिक दिया हुआ है। यानी इसको पढ़ने के बाद अगर हम जनसंख्या के बारे में और विस्तार से जानकारी हासिल कर लें तो हमको देखना चाहिए क्लास 9 का कौन सा, ज्योग्राफी का बुक। इसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ पर जो जानकारी दी थी क्लास 12 की बुक में, वो थी भारत के संबंध में। यानी भारत में जनसंख्या, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या घनत्व। लेकिन केवल भारत के बारे में तो एग्जाम में पूछता नहीं है, दुनिया से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर वर्ल्ड के बारे में जानना है हमको तो ये है क्लास 12 की बुक में। क्लास 12 की बुक में ये भी था, लेकिन ध्यान रखिएगा क्लास 12 की जो बुक नंबर ए है उसमें चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 का संबंध इसी से है। पूरे विश्व में जनसंख्या का वितरण, वृद्धि, ये सभी विषय आपको मिलेंगे 12th ए की पुस्तक में, टॉपिक नंबर, अध्याय नंबर 2 और 3 में। इसी प्रकार ये है मानव विकास। मानव विकास से संबंधित जो विषय हैं, अगर हम इसकी बात करें तो क्लास 12 की बुक में मिलते हैं। क्लास 12 ए में भी है और बी में, यानी कक्षा 12 की ज्योग्राफी की बुक लीजिएगा, दोनों ही बुकों में मानव विकास के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन जो पहली किताब है उसमें चैप्टर नंबर 4, दूसरी किताब है उसमें चैप्टर नंबर 3 में मानव विकास के बारे में जानकारी दी हुई है। जब मानव विकास के बारे में जान लेंगे तो चूंकि मानव भी एक संसाधन है, क्यों? क्योंकि मानव क्या करता है, अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करके जो आसपास पदार्थ है उनका उपयोग करना सीख लेता है, इसलिए मानव स्वयं एक संसाधन है। तो जानेंगे मानव संसाधन के बारे में। मानव संसाधन से संबंधित अध्याय है चैप्टर नंबर 6। किस क्लास का? क्लास 8 की ज्योग्राफी की बुक में चैप्टर नंबर 6 देखेंगे, उसमें दिया हुआ है मानव संसाधन। फिर हम बात करेंगे पर्यावरण की। देखिए, पर्यावरण से संबंधित अगर अध्याय है तो वह है चैप्टर नंबर 1। किस क्लास का? क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 पर्यावरण के संबंध में जानकारी प्रदान करेगा। अच्छा, पर्यावरण के बारे में जान लेंगे तो जरूरी हो जाता है कि पर्यावरण और समाज के बारे में जाने। तो इसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी क्लास 11th की दूसरी बुक में, चैप्टर नंबर 3 में। इसके बाद एक टॉपिक और है जिसका नाम है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार, ये मिलेगा क्लास 7th में, चैप्टर नंबर भी 7th है। इसके बारे में क्लास 7th चैप्टर नंबर 7 से जानकारी मिलेगी। और यहाँ देखिए मानव बस्तियां, मानव बस्तियों के बारे में क्लास 12 ए की बुक में, 12 बी की बुक में है, जिसमें 12 ए की बुक में चैप्टर नंबर 10 और 12 बी की बुक में चैप्टर नंबर 4। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पढ़ने का क्रम भी यही रहेगा, पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको, इसको, फिर इसको, इसको, इस तरह से। देखिए, जो आप यहाँ पर ये चार्ट देख रहे हैं, ये है पॉलिटी से संबंधित। यानी पॉलिटी की 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी में जो कुछ दिया हुआ है, तो उन टॉपिकों को हमने क्या किया है, एक जगह समेटने का प्रयास किया है। और जो एक दूसरे से संबंधित टॉपिक हैं या एक ही विषय पर हैं, उनको एक साथ लाए हैं। जैसे लोकतंत्र, लोकतंत्र के बारे में अगर 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी में पॉलिटी की जो कुछ भी दिया हुआ है उसको एक जगह अगर हम रख लें तो इतना तो आप भी मानते होंगे कि उसको कहीं बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं। यानी अगर हम इन सभी टॉपिकों को पढ़ लेंगे तो लोकतंत्र के हर एक पहलू की जानकारी हमको हो जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले होता है लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र क्या है, ये दिया है क्लास 9 की बुक में।
क्लास 9 की बुक में आप जाएंगे, चैप्टर नंबर 2 में यही दिया हुआ है, लोकतंत्र क्या है। इसी तरह से समकालीन विश्व में लोकतंत्र यानी पूरी दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति क्या है, ये जानना है तो पढ़िए क्लास 9 का चैप्टर 1। उसके बाद लोकतंत्र की विविधता, लोकतंत्र मतलब क्या विविधता है लोकतंत्र को लेकर, उसके बारे में जानकारी क्लास 10 की बुक में चैप्टर 3 में दी हुई है। क्लास 10 चैप्टर 3 में। और लोकतांत्रिक अधिकार, अब लोकतंत्र के बारे में सब कुछ जान लिए तो ये भी तो जानेंगे कि लोकतंत्र कौन कौन से अधिकार देता है, तो वो हमको जानकारी मिलेगी क्लास 9 चैप्टर 6। क्लास 9 की बुक में चैप्टर नंबर 6, भारतीय लोकतंत्र। हम लोग जिस देश के क्या है नागरिक, किस देश के, भारत के, तो जानेंगे भारतीय लोकतंत्र के बारे में क्लास 12 में। और चैप्टर नंबर 2 यानी 12वीं की किताब पढ़ो पॉलिटी की, चैप्टर नंबर 2 तो उसमें दिया है भारतीय लोकतंत्र। लोकतंत्र की चुनौतियां, अब कोई भी व्यवस्था हो कुछ ना कुछ तो चुनौतियां हर चीज में रहती हैं। जैसे इतना ये डायग्राम बना है तो सब कुछ थोड़ी समझ में आ रहा होगा आपको, लेकिन समझने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग प्रयास करते करते समझ भी जाएंगे, लेकिन इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये खाली ये बताया गया है कि अगर इस ढंग से पढ़ें तो कहीं अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और पढ़ना कैसे है, ये आने वाली क्लासों में हर एक विषय की क्लास कराई जाएगी, इसलिए टेंशन फ्री रहें। देखिए, भारतीय लोकतंत्र के बारे में जानने के बाद लोकतंत्र की चुनौतियां, ये जानना है तो क्लास 10 में जाओ, क्लास 10 की बुक उठाओ, उसमें देखो चैप्टर नंबर 8, वो दिया है भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां। बात करेंगे परिणाम, कोई भी चीज होती है उसका अंत में कंक्लूजन जानना होता है, तो क्लास 10 की बुक में चैप्टर नंबर 7 में क्या दिया है, कंक्लूजन। ये देख रहे हैं, ये दरअसल सिस्टमेटिक और साइंटिफिक स्टडी है, टॉपिक एक ही है, लेकिन उसको 6 से लेकर 12 तक की किताबों में अलग अलग जगह अलग अलग रूप में दिया था। हमने क्या किया, उसको समेट लिया सीधा। सबसे पहले क्या पूछेंगे, लोकतंत्र क्या है, फिर पूछेंगे पूरी दुनिया में लोकतंत्र कैसा है, फिर जानेंगे लोकतंत्र की विविधता, फिर जानेंगे लोकतंत्र के अधिकार, फिर जानेंगे लोकतंत्र भारत में कैसा है, फिर जानेंगे हम क्या लोकतंत्र की चुनौतियां, और अंत में परिणाम। इतना जानने के बाद अब हम जानेंगे संविधान के बारे में। तो संविधान के बारे में देखते हैं कहाँ क्या दिया हुआ है। तो संविधान क्यों और कैसे, यानी संविधान क्यों जरूरी है, संविधान आया कैसे, ये दो चीजें हैं। इसको पढ़ेंगे क्लास 11 में, क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस की बुक में चैप्टर नंबर 1। क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 में संविधान क्यों और कैसे दिया है। फिर बात करेंगे संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण क्लास 9 में दिया है चैप्टर नंबर 3 में। उसके बाद हम बात करेंगे संविधान का राजनीतिक दर्शन, यानी जो हमारा संविधान है इसका पॉलिटिकल या राजनीतिक दर्शन क्या है, फिलॉसफी क्या है इसकी, तो वो दिया है क्लास 11 में चैप्टर नंबर 10 में है, कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 10। उसके बाद संविधान एक जीवांत दस्तावेज, जीवांत का मतलब होता है जो जिस तरह हम लोग जीवित हैं, सांस लेते हैं और सभी क्रियाकलाप करते हैं, वैसे ही कोई भी विषय तब तक जीवित रहता है। इसका मतलब उसमें नई चीजें जुड़ सकें और पुरानी चीजें जो सही नहीं है, उचित नहीं है, वो समाप्त हो सके। तो हमारे संविधान में ये सभी चीजें पाई जाती हैं, इसलिए संविधान को कहते हैं जीवांत दस्तावेज। ये पढ़ना है क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 में। फिर बात करेंगे, सॉरी चैप्टर 9 है यहाँ पर। फिर बात करेंगे भारतीय संविधान। देखिए, भारत के संविधान, चूंकि भारत के हम लोग क्या हैं, नागरिक, तो अपने संविधान के बारे में जानेंगे विस्तार से चैप्टर नंबर क्लास नंबर 8 चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे चुनाव। चुनाव के बारे में क्या कहते हैं ये पुस्तकें, तो देखिए चुनाव, राजनीति में क्या होता है, चुनाव होते हैं, तो चुनाव ही राजनीति टॉपिक का नाम है। क्लास 9 में जाइएगा और चैप्टर नंबर 4 में देखिएगा तो क्या मिलेगा, चुनावी राजनीति। फिर हम बात करेंगे चुनावी राजनीति, समझ में आ गया। चुनाव में कई सारी पार्टियां, लोग भाग लेते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे प्रतिनिधि, तो उनके बारे में जानेंगे चुनाव और प्रतिनिधि टॉपिक में। इसके लिए हमें पढ़ना होगा क्लास 11 का बुक चैप्टर नंबर 3, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 3। और जब ये सब पढ़ लेंगे तो राजनीति में कौन भाग लेता है, दल, तो इन दल के बारे में जानेंगे क्लास नंबर 10 में, यानी कक्षा 10 की बुक लीजिए और चैप्टर नंबर जो 6 है उसमें क्या दिया हुआ है, इन्हीं के बारे में। ये चार्ट थोड़ा बना लीजिएगा और ढंग से समझिएगा इसको, एक एक पॉइंट को रोककर, क्योंकि हमारे पढ़ने का सीक्वेंस यही होगा। ठीक है, चलो अब तक जान लें कि सरकार के बारे में एनसीईआरटी की किताब में कहाँ कहाँ दिया हुआ है। देखिए, सरकार तुम्हारा तो नहीं है पता, लेकिन दुनिया जाना थी कि सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से, एक तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका।
ये सब देख रहे हो, अलग अलग बिखरे हुए हैं, अलग अलग किताबों में, अलग अलग चैप्टरों में। कितना मुश्किल काम होता है इनको एक जगह लाकर इकट्ठा करना, ताकि सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ पाओ। देखिए जो कार्यपालिका है, इसके बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो क्लास 11 की किताब उठाओ। कौन सी? क्लास 11 की किताब। और पार्ट 1 क्लास 11 में पॉलिटिकल साइंस की 2 किताब हैं, उसमें से पहला उठाओ पार्ट 1। अब पार्ट 1 का चैप्टर 4 पढ़ डालो तो जान लोगे कार्यपालिका के बारे में। अब जानोगे विधायिका के बारे में। तो विधायिका के बारे में जानना है तो क्लास 11 की फिर से किताब उठाओ, और वही वाली यानी पार्ट 1, और उसमें जाओ चैप्टर 5 में, तो मिल जाएगा जानकारी किसके बारे में? विधायिका के बारे में। अब बात करते हैं न्यायपालिका, जो कि सरकार का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसके बारे में जानकारी जुटानी है तो कई स्रोत हैं, किताब में ही कई जगह इसके चैप्टर हैं। सबसे पहले क्लास 11 की किताब उठाओ, पार्ट 1, और उसका अगला चैप्टर यानी चैप्टर 6, इसमें जानकारी मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्लास 8 की किताब में पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 5 में, कक्षा 8 की किताब पार्ट 1 चैप्टर नंबर 5, वो भी न्यायपालिका से संबंधित है। यानी क्लास 8 की जो बुक है पॉलिटिकल साइंस की, ये भी 2 मिलती हैं। इसके बाद जब ये कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में जानोगे तो ये काम कैसे करती है ये भी तो जानना है। देखो, काम 11 की किताब में नहीं दिया हुआ है। काम के बारे में विस्तारित से जानकारी दी है क्लास 9 की बुक में। जब हम क्लास 9 की पॉलिटिकल साइंस की बुक का चैप्टर 5 पढ़ेंगे तो जान लेंगे कि संस्थाएं काम कैसे करती हैं, तीनों संस्थाएं। इसके बाद हम बात करेंगे विधायिका के बारे में। तो विधायिका से संबंधित और बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो देखिए यहाँ दिए हुए हैं। हमें संसद क्यों चाहिए, ये दिया हुआ है क्लास 8 में। किसमें? हमें संसद क्यों चाहिए, क्लास 8 में। तो अब सवाल उठता है क्लास 8 में तो दिया है, लेकिन क्लास 8 के कौन से चैप्टर में है? तो इसका नाम है चैप्टर 4, वो भी पार्ट 1। बताए थे ना क्लास 8 में भी 2 किताब चलती हैं पॉलिटिकल साइंस की, तो जो पार्ट 1 है उसी का चैप्टर 8, उसी का चैप्टर 4 देख लीजिए। तो इसमें हमें मिलेगा हमें संसद क्यों चाहिए। इसके बाद राज्य शासन कैसे काम करता है, जो राज्य का शासन है वो कैसे काम करता है, ये जानकारी मिलेगी हमको क्लास 8 की बुक में। क्लास 8 की बुक और चैप्टर नंबर यदि हम बात करें तो 3 में, लेकिन ये जानकारी है पार्ट 2 में। ठीक है। अब बात करेंगे कानूनों की समझ। देखिए कानूनों की समझ की बात है, कानून कौन बनाता है? विधायिका। तो कानून की समझ हमें जानकारी मिलेगी क्लास 8 की बुक से, कक्षा 8 की बुक से, और क्लास 8 की बुक में ही दिया हुआ है चैप्टर नंबर 4 और पार्ट 1 में। इनको जानकर विधायिका पूरी तरह से कंठस्थ हो जाएगा, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, फिर संसद में जो होता है वो सब समझ में आएगा। न्यायपालिका के बारे में बता ही चुके हैं, और न्यायपालिका से ही जुड़ा हुआ एक विषय है हमारी आपराधिक न्यायिक प्रणाली। जो अपराधी वगैरह होते हैं इनको लेकर जो न्याय की व्यवस्था है उसके बारे में जानेंगे क्लास 8 के पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 6 में। जब ये जान लेंगे तो सरकार के कुछ क्या होते हैं अपने स्वरूप दुनिया में, तो संघवाद के बारे में हम जानेंगे। और संघवाद क्या होता है ये जानेंगे कहाँ? इसके लिए सबसे पहले क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 पढ़ो। क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 संघवाद से संबंधित है। इसके अलावा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 पार्ट 1, क्लास 11th में 2 किताब चलती हैं, तो उसका पार्ट 1 उठाना और चैप्टर नंबर 7 पढ़ लेना, तो ये क्या कंप्लीट करा देगा? संघवाद। फिर स्थानीय शासन, जो गांव में पंचायतें वगैरह होती हैं, या था स्थानीय शासन, इसके बारे में जानेंगे क्लास 11th में पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 8 में। तो इसी प्रकार से और भी विषय जो हैं, हालांकि इन सभी के बारे में बताने का कोई खास मतलब नहीं है, बल्कि ये सिर्फ इस बात की झलक थी कि हम जो विषय पढ़ाएंगे वो किस क्रम से पढ़ाएंगे। नहीं तो पता पड़ा उलझे रहते, कहते कि ये आज पहला चैप्टर पढ़ा दिए कक्षा 8 का, आज क्लास 11 का दूसरा चैप्टर का ही पढ़ा रहे, कक्षा 8 का कौन पढ़ाएगा? तो ऐसे नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम लोगों को कहा है क्लास में नहीं पढ़ना है। जब क्लास में पढ़े होगे तब क्रम से ही पढ़ाया होगा। अब क्लास से थोड़ा ऊपर आ गए हो कंपटीशन में, तो इसलिए हमको जोड़ कर पढ़ना चीज़ है।
ठीक है, ताकि गहराई से समझ पैदा हो पाए। और हाँ, जो भी और जानकारी चाहिए हो तो उसके लिए कमेंट का यूज करें। अगला वीडियो हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी पढ़ाना। अलग अलग विषय के लिए अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं, जरूर देखें। एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर को कंप्लीट कराया जाएगा, लेकिन इसी ढंग से। ऐसा नहीं है कि क्लास 5 का पहले कराएं फिर 6 का। ऐसे तो कम से कम 300-400 साल लग जाएंगे यही कराने में। ठीक है।